पॉर्न को बढ़ावा देने का काम कर रही है ओटीटी। एक फिल्म है ओल्ड बालाजी की, जिसके अंदर एक पुरुष है जिसके व्यभिचारी संबंध सीन के साथ, बालाजी एकता कपूर वाला, हाँ, सीन के साथ अपनी दादी से हैं, सौतेली माँ से हैं, अपनी चचेरी बहन से, अपनी भाभी से हैं, सीन के साथ। अच्छा, मतलब इस तरह के जो कंटेंट आ रहे हैं वो रेप को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। हाँ जी, पोर्नोग्राफी और इंसेस्ट बेस्ड कंटेंट दोनों। पुलिस इन्वेस्टिगेशन होता है जो रेप केसेस का, उसके ज्यादातर ये निकलता है कि कंटेंट को इन्होंने देखा, उससे ये लोग प्रेरित हुए। हाँ, आजकल के छोटे छोटे लड़के 10 साल 15 साल के लड़के जो रेप कर रहे हैं। हाँ, जिस देश के अंदर महासतियां हो गई, जिस देश में जौहर हो गए, लोगों ने अपना शील बचाने के लिए खुद को हिंदू औरतों ने अपने आप को जला के राख कर दिया, हजारों की संख्या में। उस देश की हालत। वीर सावरकर या गांधी, या आपके अकॉर्डिंग वीर सावरकर हैं कौन? कांग्रेस उनको टेररिस्ट कहती है, बीजेपी उनकी पूजा करती है। हमने वीर सावरकर को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा के पितामह के रूप में प्रस्थापित किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के पितामह। हाँ, क्योंकि भारत पे जो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेके जो आपत्तियां आई, उन सभी आपत्तियों की भविष्यवाणी वीर सावरकर ने पहले से कर दी थी। नरेंद्र मोदी से कैसे मुलाकात हुई पहली बार? हाँ, मैं इंडियन एक्सप्रेस में था और मेरे एक एक्टिंग चीफ रिपोर्टर थे, जिनको मैं अपना गुरु भी मानता हूँ पत्रकार के अंदर, किरीट भाई भट्ट। किरीट भाई भट्ट ने मुझे कहा कि एक बड़ा नया एक संगठन मंत्री आया है और बड़ा ऊर्जावान है, अपन चलो चलते हैं मिलने इनको। मुझे जहाँ तक ख्याल है कि उन्होंने अपने फोल्ड भी करा रखा हुआ था उनका कुर्ता। क्या मतलब है इसका? संपर्क में रहने वाले हैं? इसमें क्या होता है, आदमी जब बड़ी पोजीशन पहुंच जाता है फिर वो संपर्क रख नहीं पाता। ये एक हमारे राजकारण का क्रम है, कितना ही बड़ा आदमी हो वो संपर्क नहीं रख पाता, उसको टाइम मैनेजमेंट ही नहीं कर पाता। पर ही इज ए मास्टर ऑफ टाइम मैनेजमेंट। आज हमारे साथ जो गेस्ट बैठे हैं, उदय महुरकर जी, इनका जब मैं प्रोफाइल देख रहा था, पढ़ रहा था, इनके काफ़ी सारे वीडियोस तो मैंने पहले भी देखे हैं, लेकिन जब डिटेल समझ रहा था इस पॉडकास्ट को शुरू करने से पहले, तो मुझे पता चला इतनी सारी चीज़ें ये कर चुके हैं। ये आरटीआई के जज रह चुके हैं, ये इंफॉर्मेशन कमिश्नर रह चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चुने गए, ये इंडिया टुडे के संपादक रह चुके हैं, ये सेव भारत सेव कल्चर के लीड कैंपेन में रह चुके हैं, और सबसे बड़ी बात, नरेंद्र मोदी भारत के माननीय प्रधानमंत्री के काफ़ी करीब रह चुके हैं एज ए पत्रकार। ठीक है, तो सबसे पहले उदय सर मुझे ये बताइए। नमस्कार। एक जिंदगी में इतनी सारी चीज़ें करना कैसे पॉसिबल हुआ आपके लिए? नहीं, तो एक क्रम होता है, भगवान करवाता है। ओके। मैंने तो पत्रकार बनने का भी प्लान नहीं किया था। करियर आपका शुरुआत किस चीज़ से हुआ था? शुरुआत ऐसा हुआ था कि मेरा जो परिवार है वो मूलतः ग्वालियर से है। मतलब हम लोग मराठा हैं, मूल महाराष्ट्र के हैं, लेकिन सिंधिया परिवार के साथ में हम लोग उत्तर भारत में आ गए। मेरे पूर्वज पानीपत की लड़ाई में लड़े थे, भिकाजी राव, और भिकाजी राव बाद में एक बड़ी लड़ाई हुई थी, बादामी किले की लड़ाई कर्नाटक में टीपू सुल्तान के सामने। ठीक है। उसके सामने भी लड़े थे। ठीक है। और उनके 3 पुत्र, सुल्तान राव, संताजी राव और फकीरजी राव, ये तीनों महाजी सिंधिया के साथ में उत्तर भारत में आ गए। उत्तर भारत की जो भी लड़ाइयाँ महाजी सिंधिया के बाद में हुई, वो सब में मेरे पूर्वज उसमें थे, और काफ़ी उन्होंने कर्तव्य भी दिखाया था। एक गुलाम कादिर रोहिला हो गया। गुलाम कादिर रोहिला, उसने बादशाह शाह आलम की आंखें नोच ली थी। बहुत ही मतलब दुष्ट आदमी था वो। और नजीब खां, जिसके वजह से तीसरी पानीपत की लड़ाई हुई, उसका ये प्रपौत्र था, और इसको मुगलों से बदला लेना था। जो महाजी सिंधिया जब वकील मुतालिक बने दिल्ली में, प्रोटेक्टर ऑफ द एम्परर, तो एक टाइम पे जब बाहर थे वो, उसने एक सर्जिकल स्ट्राइक करके दिल्ली जीत लिया और खूब लूटफाट मचाई। मतलब बलात्कार हुए मुगल जो राजकुमारियाँ थी उन पे, है ना, और आखिर लास्ट में उसने उनकी आंखें नोच के निकाल ली। जब वापस आए महाजी सिंधिया, तो उनको काफ़ी मतलब उनको तौहीन हुई उनकी, भाई कि मैं बादशाह का प्रोटेक्टर और मेरे अंडर ऐसा कारनामा, इतना बड़ा हादसा हो। तो उन्होंने अपने जो सरदार थे, सेनापति थे, उनको सबको लगाया मेरे को जिंदा चाहिए गुलाम कादिर। उसके अंदर मेरे पूर्वज सुल्तान राव और फकीरजी राव, ये दोनों की लड़ाई हुई, दोनों से इंजर्ड हुए, और बाद में तो पकड़ा गया बाद में वो। ओके। तो हमारा एक इतिहास था।
फिर हम लोग आ गए बड़ौदा। आज़ादी के बाद हम बड़ौदा आ गए। बड़ौदा में मेरी जो दादी थी, उनके जो काका थे वो सेनापति थे सयाजीराव गायकवाड़ के, बहुत बड़े उस टाइम के राजा सयाजीराव गायकवाड़। मतलब सयाजीराव गायकवाड़ के बारे में ये कहा जाता है कि अगर वो जीवंत होते तो कांग्रेस को उनको भारत का पहला राष्ट्रपति बनाना पड़ता। अच्छा। इतने, मतलब उन्होंने 1907 में गर्ल्स एजुकेशन कंपलसरी करा था। 1907 में, जो ब्रिटिशरों ने भी नहीं किया था। ओके, आप समझे। तो हम लोग बड़ौदा आ गए और बड़ौदा में मैं पढ़ा, मेरी पढ़ाई लिखाई वहाँ पे हुई। फिर मैं कॉलेज में था जब मुझे एक ऑफ़र हुई कि भाई आप इंडियन एक्सप्रेस के कॉरेस्पॉन्डेंट बन जाओ, स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट। तो मैंने स्वीकार लिया। जब मैं कॉलेज में था तो थोड़े से पैसे मिलते थे, लेकिन मैं बड़ी बड़ी क्रिकेट मैचेस कवर करने लगा, रणजी ट्रॉफी भी कवर करने लगा। इस तरीके से मेरी एंट्री। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं पत्रकार बनूंगा। ये भगवान का एक वो था कि मैं पत्रकार बना। तो जो भी मेरे डेवलपमेंट्स आए जीवन के अंदर, मैं ज़्यादातर उसके पीछे भागा नहीं। एक क्रम था भगवान का और मेरे हाथ से हुआ। नरेंद्र मोदी से कैसे मुलाकात हुई पहली बार? हाँ, वो बड़े इंटरेस्टिंग, अच्छा आपका सवाल है ये 1987 की बात है, 1987 करीबन, मेरे ख्याल से मार्च के आसपास होगा। मैं इंडियन एक्सप्रेस में था और मेरे एक एक्टिंग चीफ रिपोर्टर थे जिनको मैं अपना गुरु भी मानता हूँ पत्रकार के अंदर, किरीट भाई भट्ट। किरीट भाई भट्ट ने मुझे कहा कि एक बड़ा नया एक संगठन मंत्री आया है उदय, और बड़ा ऊर्जावान है, अपन चलते हैं मिलने इनको। तो जो बीजेपी की ऑफिस थी बिल्कुल बगल में ही थी हमारे ऑफिस के, 5 मिनट चल के चले जाओ। तो हम लोग चले गए वहाँ पे। एज अ पत्रकार आप गए? एज ए पत्रकार, मैं और मेरे चीफ रिपोर्टर, ओके, दोनों हम गए। तो मुझे जहाँ तक ख्याल है कि उन्होंने अपने फोल्ड भी करा रखा हुआ था उनका वो कुर्ता, जहाँ तक मुझे ख्याल है ना। और बात करने में तो माहिर हैं वो। तो हम करीबन उनके साथ 20-25 मिनट, आधा घंटा बैठे और काफ़ी कुछ चर्चा हुई अलग अलग विषयों पे। पर जब फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिस था, ये खानपुर का पुराना ऑफिस। ओके। अब वहाँ पे ऑफिस नहीं बीजेपी का, वहाँ का सिटी बीजेपी का ऑफिस है वहाँ अहमदाबाद में। ओके। उस टाइम पे उनका स्टेट बीजेपी का ऑफिस था। तो हम नीचे उतर रहे थे, उस टाइम पे किरीट भट्ट थे, उनको कहा, ओपिनियन देने की एक बड़ी आदत थी। उन्होंने नीचे उतरते उतरते कहा, गुजराती में मुझे कहा कि माहौरकर, ये नरेंद्र मोदी ऊर्जावान आदमी है, ये आगे बढ़ेगा। ऐसा ही 2 लोगों ने मुझे कहा। एक माधव सिंह सोलंकी थे, उन्हें मुझे कहा था कि ये नरेंद्र मोदी जो है ये काफ़ी ऊंचाइयां छुएंगे आगे जाके। और वैसे ही चिमन पटेल ने कहा था, चिमन भाई पटेल। उस वक्त वो क्या थे? देखिए 87 में मुख्यमंत्री दोनों ही नहीं थे। ओके। 87 के अंदर मुख्यमंत्री थे अमर सिंह चौधरी। ओके। पर 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे अपने माधव सिंह सोलंकी। ओके, समझे ना। और बाद में 1990 के अंदर बने मुख्यमंत्री चिमन पटेल। जब इलेक्शन, ये जो बीजेपी और जनता पार्टी की युति जब जीती इलेक्शन, है ना, तो मुख्यमंत्री वो बने अपने चिमन भाई पटेल, जिन्होंने दोनों ने मुझे कहा है कि नरेंद्र मोदी जीवन में खूब आगे बढ़ेंगे पॉलिटिकल फील्ड के अंदर। ओके, ये बहुत बड़ी बात है। और आपकी पर्सनल राय क्या बनी? मेरी पर्सनल राय तो 2-3 साल में बनी कि देखिए मेरी उनसे निकटता बढ़ी 1990 के पास में। निकटता इसके लिए बढ़ी कि वो संपर्क में रहने वाले आदमी है। संपर्क में रहने वाले आदमी है, बड़ी बात है ये। क्या मतलब है संपर्क में रहने वाले? इसमें क्या होता है, आदमी जब बड़ी पोजीशन पहुंच जाता है फिर वो संपर्क रख नहीं पाता। ये एक हमारे राजकारण का क्रम है। कितना ही बड़ा आदमी हो वो संपर्क नहीं रख पाता, उसको टाइम मैनेजमेंट ही नहीं कर पाता। पर ही इज अ मास्टर ऑफ टाइम मैनेजमेंट। ओके, ही इज द ग्रेटेस्ट मास्टर ऑफ टाइम मैनेजमेंट। ओके। तो ये कभी भी आपने फोन किया छोड़ा तो रिटर्न कॉल करेंगे ज्यादातर। अच्छा। हाँ, जिससे नहीं बात कर रहा उसको नहीं करेंगे। पर ऐसा नहीं कि आदमी पसंद भी है आदमी और आप उसको उससे संपर्क नहीं रख पा रहे, ऐसी परिस्थिति नहीं होती कभी। ज्यादातर परिस्थिति क्या होती है कि आपके मेरे संबंध अच्छे हैं, है ना, मेरे को आपसे बात भी करनी है, लेकिन मैं ऐसा फंसा हुआ हूँ बड़े कामों में कि मैं आपको फोन ही नहीं कर पा रहा हूँ।
वो काम उनका नहीं है, वो तुरंत करते हैं फ़ोन। ओके तो वो संपर्क में रहते थे ओके हमेशा। और मेरे उनसे जो डिस्कशंस हुए जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, कई यादगार चीज़ें मुझे अभी भी उनकी याद है। जैसे कुछ? जैसे कि 2000 के अंदर जब वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर बने और स्टेटन आइलैंड गए अमेरिका, मोदी जी भी वहाँ गए थे। मोदी जी ने वहाँ पे इंग्लिश में इंटरव्यू दिया, इंग्लिश उनको आती नहीं थी, तो टूटी फूटी इंग्लिश उन्होंने बोली। जब वो वापस आए तो मैंने उनसे कहा, नरेंद्र भाई बड़ा ही विचित्र देश है ये, मातृभाषा ढंग से नहीं बोले तो कोई पूछता नहीं है, तो इंग्लिश ढंग से नहीं बोलो तो लोग पूछते हैं कि भाई ये बराबर नहीं है, आदमी पॉलिश नहीं है। कुछ सुन लिया उन्होंने। फिर 2004 के अंदर मुख्यमंत्री बनने के बाद फिर से उन्होंने एक इंग्लिश में कोई भाषण दिया और उसमें भी काफ़ी गलतियां थी। ओके तो फिर मैंने उनको फिर से कहा, उन्होंने मुझे रोका, गलत एडवाइस है आपकी, इंग्लिश जो है वो ग्लोबल भाषा है, मुझे सीखनी ही पड़ेगी, वैसे ही सीखूंगा मैं, गलत कहना है आपका। ओके ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया वो नहीं मालूम मुझे, पर उन्होंने काफ़ी प्रयत्न किए सीखने के। और 2008 में जयललिता के साथ उनका एक कार्यक्रम था चेन्नई में। वहाँ से वापस आए, मुझे याद है कि रात को मेरी उनसे बात हुई और उन्होंने मुझे कहा कि आज मैंने पहला स्पीच मेरा इंग्लिश में दिया और ठीक ठाक इंग्लिश में दिया। उसके बाद में मैंने जब देखा 2012 में उनका इंटरव्यू पहली बार, मेरे ख्याल से एक राजदीप सरदेसाई से कोई इंटरव्यू दिया था उन्होंने 2012 में, तो मुझे एकदम ख्याल आया कि इंग्लिश में एकदम सुधार है। ओके मतलब ही इज अ फास्ट लर्नर आल्सो। ही इज अ वेरी फास्ट लर्नर। मतलब उनकी जो शार्पनेस का अंदाजा नहीं लगा सकते। ओके सब चीज़ उनको याद रहती है। ये जो आपने बोला टाइम मैनेजमेंट के एक्सपर्ट है, वो बहुत बड़े एक्सपर्ट। इससे रिलेटेड कोई और चीज़ आपने देखी हो कि टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा है इस चीज़ में? एकदम तो नहीं कि याद कर पाऊंगा मैं, लेकिन जैसे कि अपन बात कर रहे हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ फ़ोन के ऊपर, बड़े मज़े से बात कर रहे हैं, कैसे हो उदय बाबू, क्या चल रहा है, घर सब ठीक है ना। और धीरे से बोलेंगे अभी मेरा टाइम हो गया है, ओके अब मैं निकल रहा हूँ भैया, बाद में बात करेंगे। ओके हमारी वो क्या होती है एक टेंडेंसी, एक बार लाइन में बंधे हैं तो अच्छी बात चल रही है, चलो ये चल रही है तो 5 मिनट वहाँ लेट जाएंगे, नहीं। टाइम मैनेजमेंट के बहुत बड़े मास्टर हैं। ठीक है, 2 चीज के बड़े मास्टर हैं, टाइम मैनेजमेंट और नेम कॉइनिंग के। नेम कॉइनिंग मींस भारतीय संस्कृति के आधार पे नाम कैसे रखना। ओके उससे नरेंद्र भाई से बड़ा मास्टर देश में कोई नहीं है। जैसे कि वो मुख्यमंत्री बने तो जितने भी स्टेट गेस्ट हाउस होते थे, सर्किट हाउस होते थे, सो कक्ष के नाम ही उन्होंने नदियों के नाम पे रख दिए, गुजरात की पहाड़ों के नाम पे रख दिए। ओके मतलब नर्मदा मही कक्ष, नर्मदा नदी है वहाँ की, वात्रक कक्ष, वात्रक नदी है वहाँ की, सौराष्ट्र में सौराष्ट्र की नदी के नाम पे नाम रख दिए। मतलब संस्कृति से भी काफी जुड़े भारतीय संस्कृति के आधार पे नाम रखने के समय बड़े मास्टर हैं, ऐसा कोई होगा नहीं देश के अंदर, ना अभी तक हुआ होगा कोई। इतनी इनकी मास्टरी, और इतना अनुरूप नाम होता है कि आप बिल्कुल आज। अच्छा, दूसरा उनका जो ऑब्जर्वेशन है, मतलब उनको बहुत शार्प आदमी मानता हूं जीवन के अंदर, और क्या ऑब्जर्वेशन से वो सीख लेते हैं एकदम। एक बार एक आरएसएस के व्यक्ति थे, उनका एक रेस्टोरेंट का इनॉग्रेशन था, 2007 की बात है, अहमदाबाद में। तो ऐसा टेबल था, है ना, और एक जगह मैं आया तो जेटली जी बैठे हुए थे, इस साइड पे एक दूसरे एक सुरेंद्र भाई पटेल करके एक नेता है गुजरात के, खजांची भी, अभी खजांची भी है, वो बैठे हुए थे, और ये होस्ट की चेयर खाली थी, है ना। अब मुझे बड़ा वो लगा कि मैं भाई उम्र में भी बड़े थे मेरे से एकदम, मैं क्या होस्ट की चेयर पे बैठना मेरे लिए ठीक नहीं है, मैं तो पत्रकारी हूँ, है ना। तो मैं वहाँ बैठने लगा, एक पीछे की कुर्सी खाली थी, तो उन्होंने बोला जेटली जी नहीं आप यहीं बैठो, ये छोड़ो यार ये बात ही, मैं कहा होस्ट की चेयर है ये, और कोई बात नहीं होता यार, ये सब बेकार की बातें, अंग्रेजी बातें, बैठो। इतने में पीछे से मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आए, तो मैं खड़ा हो गया, मैंने उनको मेरी सीट ऑफर की,
तो इतने में जो सुरेंद्र भाई थे वो अगले सीट पे चले गए थे। ओके। उन्होंने ये सीट खाली रखी तो वो नहीं उदय भाई यहीं बैठो, आप वहाँ बैठ गए। फिर देखिए मैं खूब मोटा था पहले। मैंने जीवन के अंदर एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की अभी गए 2.5 सालों में। मैंने 35 किलो वजन कम किया है। ओह। मेरा इतना बड़ा पेट था। तो उसके अंदर भी प्रेरणा स्वरूप नरेंद्र मोदी हैं। हमेशा वही बोलते थे, मुझे हमेशा यही कहते थे कि उदय बाबू आप वजन कम करो, वजन कम करो। पर उस टाइम का ये वाक्य है जो मैं आपको बता रहा हूँ, 2007 का। बैठे खाना आ रहा था, हम खा रहे थे, नया रेस्टोरेंट था, कुछ अलग अलग डिशेस थी, आ रही थी खा। बोले उदय बाबू आप तो गील जाते हो खाने को, swallow कर जाते हो निवाले को। आपको आपका मोटापा का मेन कारण है ये, मैं तो मानता हूं। ये क्या गील जाते हो मतलब? swallow कर जाते हो खाने को, आप चबाते नहीं हो। ओके। खाने को आप चबाते नहीं हो, आप उसको swallow कर जाते हो, गील जाते हो। ये मोटापे का आपका मेन कारण है, ओबेसिटी का ये। और फिर उन्होंने कहा कि आपको देखो आनंद से खाना खाना चाहिए, चबा के। मुझे अभी याद है, हाथ ऐसे उन्होंने रखे, चबा के खाना चाहिए। आप देखा ऑब्जर्वेशन आपने? हाँ। मेरे घर वाले, मेरी धर्मपत्नी 1-2 बार कहा होगा मुझे, लेकिन पहले ही उसके अंदर बिल्कुल बगल में बैठे थे। खाना पहले भी उनके साथ खाया है मैंने, एकदम बगल में थे ना, एकदम ऑब्जर्व कर रहे थे मेरे को। इज ए शार्प ऑब्जर्वर। सॉल्यूशन है उनके पास में हर चीज का। और इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो अभी सरकार बनी है, इसको वो अच्छी तरह चला पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। ओके। हाँ, क्योंकि वो क्या कि उनमें जो फ्लेक्सिबिलिटी है, उनमें जो एक वो समझ जाते हैं परिस्थिति को और अनुरूप अपने आप को ढाल लेते हैं। दूसरा कि कोएलिशन पॉलिटिक्स को उन्होंने हैंडल किया हुआ है। जब वो 1995 में दिल्ली आए सेक्रेटरी, बाद में जनरल सेक्रेटरी बने, ही वॉज इंचार्ज ऑफ हरियाणा, जब भजन लाल और बीजेपी की संयुक्त सरकार थी मेरे ख्याल से। ओके। अच्छा, उस टाइम पे भी इन्होंने अपोजिशन से डील किया हुआ है, मुलायम सिंह से डील किया हुआ है इन्होंने। तो ये जो बैकडोर नेगोशिएशंस जो होते हैं, वो काफी उन्होंने उस टाइम पे अपोजिशन लीडरों के साथ किए हुए ऑन बिहाफ ऑफ बीजेपी। ठीक है। तो उनके क्या अलग अलग स्वरूप है उनके। ठीक है। तो अब थोड़ा सा मैं टॉपिक यहाँ चेंज करते हैं। आपने जो कैंपेन चलाया था, सेव भारत सेव कल्चर, सेव कल्चर सेव भारत फाउंडेशन, सेव कल्चर सेव भारत, इसमें आपके कई सारे इंटरव्यूज मैंने न्यूज़ पे सुने। तो आप कल्चर को OTT से भी काफ़ी रिलेट करते हो कि OTT भी हमारे कल्चर को भंग करने का काम कर रही है, पॉर्न को बढ़ावा देने का काम कर रही है OTT। सो इस बारे में थोड़ा सा मैं आपसे डिटेल में जानना चाहूँगा। बहुत भारत के समय बड़ी समस्या है ये, इसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा, अनफॉर्चुनेटली। मेरे में ये पूरा विषय खटक रहा है करीबन 17 साल से, 20 साल से रादर। एक जिस्म नाम की फिल्म आई थी, बिपाशा बसु की। उसके अंदर काफ़ी खराब गंदे सीन भी थे। और एक औरत बताइए जो अपने हस्बैंड के साथ धोखाधड़ी करती है, परपुरुष से संबंध बांधती है, और सीन भी उसके खतरनाक थे। उस टाइम पे मुझे लगा था कि मामला बिगड़ रहा है। मैंने कुछ राष्ट्रवादी संस्थाओं से उस टाइम पे चर्चा भी की, लेकिन मेरे से कुछ ज़्यादा हुआ नहीं। बाद में इस काम में करता गया। मैंने उसमें मैंने क्रिश्चियनों को साथ में लिया, कुछ लोगों को, है ना, लेकिन सफलता मिली नहीं मुझे। फिर तो ये आगे बढ़ता गया, फिर तो फेसबुक आ गया, ट्विटर आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, और गंदा बढ़ता गया। और फिर OTT आ गया। कोविड के टाइम पे फिल्म बंद हो गई तो OTT प्लेटफॉर्म उभर के आया। तो फिल्म जो है, जब मैंने देखना शुरू की, जब मैंने इस पे ध्यान दिया 2020 में, तो मैं बड़ा आहत हो गया। मैंने देखा फिल्म क्या आती है, इवन फेसबुक पे आती है, ससुर बहू का व्यभिचार, शिक्षक विद्यार्थी का व्यभिचार। एक फिल्म है ओल्ड बालाजी की, जिसके अंदर एक पुरुष है जिसके व्यभिचारी संबंध सीन के साथ, बालाजी एकता कपूर वाला, हाँ, सीन के साथ अपनी दादी से हैं, अपनी सौतेली माँ से हैं, अपनी चचेरी बहन से, अपनी भाभी से हैं।
सीन के अच्छा। साथ। ओके। वो तो अभी हमने फोन बहुत उसमें बहुत लड़ाई की हमने, तो उन्होंने वो ये फुटेज विड्रॉ किया हुआ है ना। लेकिन वो तो कई कई सारी हैं इस टाइप की। एक गंदी बात उनकी सीरीज आती है, समझे ना। पड़ोसन के साथ में चल रहा है, नौकर मालकिन का व्यभिचार, इस टाइप का सब फिल्म आते रहती है। तो मैंने ये सोचा कि ये हमारे बच्चे अगर ये फोन पे देखते हैं तो क्या परिस्थिति होगी, हम पूरी तरीके से सांस्कृतिक रूप से खत्म हो जाएंगे। तो मेरे एक दोस्त थे, गुरुदेव श्री रविशंकर के बहुत नजदीकी व्यक्ति है, वो भी इस पे चिंतित रहते थे। मैंने उनको बुलाया घर पे। ये बात है करीबन अक्टूबर 2022 की। मैंने कहा एक बड़ी चर्चा आपसे करनी है। इन द मीन टाइम मैंने कुछ प्रयत्न मेरे शुरू रखे थे, जारी रखे थे, लेकिन मुझे कोई ज़्यादा सफलता मिल नहीं रही थी। उन्होंने कहा कि हमने दो घंटे की चर्चा के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे कि इसको हमको रेप से लिंक करना पड़ेगा। रेप से लिंक? ये पूरे मामले को रेप से लिंक करना पड़ेगा अगर हम इसमें पब्लिक सपोर्ट चाहते हैं तो। मतलब हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि रेप का मुख्य कारण कंटेंट है। अच्छा, मतलब इस तरह के जो कंटेंट आ रहे हैं वो रेप को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। हाँ जी, पोर्नोग्राफी और इंसेस्ट बेस्ड कंटेंट दोनों। तो क्योंकि हमने ये सोचा कि अगर हम संस्कृति खतरे में बात करेंगे तो कोई सुनने को तैयार नहीं है। सब बॉलीवुड से आजकल प्रेरित है, समझे। बॉलीवुड को देख देख के आप देखो ड्रेस चेंज हो जाते हैं हमारे बेटे बेटियों के। बॉलीवुड में ये हीरोइन ने बना था, हम ये पहनेंगे, समझा, राइट है ना। तो कुछ स्टडीज हमने इकट्ठा की। एक हमारे क्रिश्चियन दोस्त थे, उन्होंने भी कुछ स्टडीज दी थी मुझे। कुछ स्टडीज हमने इकट्ठा की। कुछ वो हमारे जो दोस्त थे श्री रविशंकर की जो करीबी हैं, उन्होंने इकट्ठा की। और 8 स्टडीज हमने इकट्ठा की जो प्रूव कर देती हैं कि रेप, सेक्सुअली परवर्टेड कंटेंट इज द मेन इंस्टिगेटर ऑफ द रेपिस्ट। ओके, ये प्रूव कर देती है। इसमें सबसे बड़ा प्रूफ जो है वो टेड बंडी का है। टेड बंडी अमेरिका का सबसे बड़ा रेपिस्ट किलर हो गया। उसको 1989 में फ्लोरिडा प्रिजन में मौत की सजा हुई थी। ये कोई आदमी था? ये जो नाम बोला आपने? आदमी था। इसने 30 औरतों का रेप करके 30 औरतों को मार दिया था। ओके। इसने बोला, मरने के एक दिन पहले इसने इंटरव्यू दिया। इसने कहा कि इस जेल के अंदर भी काफ़ी कुछ ऐसे लोग थे जो रेपिस्ट थे, रेप के चार्ज पे थे। सबसे मैंने बात की, विदाउट एक्सेप्शन पोर्नोग्राफी इज द मेन इंस्टिगेटर ऑफ द रेपिस्ट। ये उसने कहा था? इसने कहा था। आज भी जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन होता है जो रेप केसेस का, उसके ज्यादातर ये निकलता है कि कंटेंट को इन्होंने देखा, उससे ये लोग प्रेरित हुए। हाँ, आजकल के छोटे छोटे लड़के, 10 साल 15 साल के लड़के जो रेप कर रहे हैं। हाँ, तो 3-4 किस्से में रखूंगा आपके सामने। अभी 2 किस्से 1.5 महीने में ऐसे हुए जब भाई ने बहन पे रेप किया। एक केस में मार दिया, दूसरे केस में प्रेग्नेंट कर दिया। दूसरा केस मुंबई का है। माँ बाप नौकरी पे जाते थे, भाई बहन पोर्नोग्राफी फिल्म देखते थे। ओके, समझे ना आप। फिर एक केस है जहाँ एक 10 साल का लड़का और एक 8 साल का लड़का, इन्होंने 5 साल के लड़के को रेप किया गोंडा में। ओके, ठीक है। गए साल एक प्रिंसिपल ने राजस्थान में अपने 6 विद्यार्थिनियों पे रेप किया 1 साल के दौरान। ये चारों केसों के अंदर जवाब एक ही था कि हमारे फोन पे आता था, हम अपने आप को रोक नहीं सके। ये भारत के समय बड़ी समस्या है। भारत ने नेम ली है कि भारत एक महान देश बनेगा, भारत विश्वगुरु बनेगा। ये जो काल है अभी, ये अदरवाइज देखा जाए तो राष्ट्रीय पूर्ण जागरण का काल है। इट इज़ एन एज ऑफ नेशनल रीअवेकनिंग। जो प्रगति हमने देखी है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गए 10 साल में, वो अभूतपूर्व है। कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जहां हम पीछे हैं। ट्रू, समझे आप। हम बिल्कुल, हमारा जो टारगेट है उसकी तरफ अग्रसर है, जो महान देश बनने का हमारा पूरा जो एक वो है।
मतलब 2047 का टारगेट रखा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। मैं मानता हूं कि 2037 के अंदर ही हम आर्थिक महासत्ता होंगे, हम सैनिकी महासत्ता होंगे, हम वैज्ञानिक महासत्ता होंगे, पर क्या हम सांस्कृतिक रूप से कंगाल देश होंगे? सांस्कृतिक रूप से कंगाल देश, ये हमें सोचना है। हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, हम विश्व गुरु कैसे बनेंगे? अगर यही चलता रहा तो हम कैसे विश्व गुरु बनेंगे? मेरा सवाल है इस देश के नेतागिरी से, देश के लोगों से, प्रबुद्ध नागरिकों से, कि हम विश्व गुरु कैसे बनेंगे? अगर कल उठ के घर के अंदर ही ससुर बहू के ऊपर नजर बिगाड़ने लगे, ये भाभी देवर पे नजर बिगाड़ने लगे, तो हमारा क्या होगा? दूसरा परिस्थिति यह है कि आपका जो बच्चा है, एक हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं, वो सुबह मंदिर में भी जा रहा है, वो कोई बड़ा आदमी आता है घर पे, उसके पांव भी पड़ रहा है, और रात को ये भी देख रहा है। अभी एक बहुत बड़े एक राज परिवार है, तो वो महाराजा और महारानी साहब मुझे मिलने आए थे। इस बात को अब 1 साल हो चुका। ओके। तो मैंने उनसे ही बात की, मैं सबसे ही बात की। मेरा एक ये सिंगल पॉइंट मिशन है अभी, समझे ना? मतलब मेरा ये मानना है कि अगर मेरे पूर्वज ने देश के लिए बलिदान दिया था, पानीपत में लड़े थे या टीपू सुल्तान के सामने लड़े थे, तो मेरे को भी एक बड़े काम करने हैं। और ये सच में बहुत बड़ा काम है, ये बहुत बड़ा काम है ना। तो उन्होंने मुझे कहा, मैंने जब महारानी साहब से बात की, महारानी साहब ने कहा कि मैं आपको माहौरकर साहब एक अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ, आँख खोलने वाला। बोले मेरे जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ मैं एक स्कूल चलाती हूँ, मेरे स्टेट में, पूर्व स्टेट जो प्रिंसली स्टेट थी, वहाँ मैं स्कूल चलाती हूँ। स्कूल में मेरे दोस्त की बेटी पढ़ती है। मेरे दोस्त का मुझे फ़ोन आया कि महारानी साहब मेरी बेटी जब रूम में से बाहर 11 साल की लड़की है, मेरी बेटी जब बाहर निकलती है तो सुबह थकी हुई होती है, 8:30 को 9 बजे बाहर निकलती है और थकी हुई होती है। मुझे डर है कि इसको कोई बीमारी तो नहीं है। जब मैं इसको पूछती हूँ तो ये बोलती है कि मैं तो ठीक हूँ। तो शक उनको पड़ गया महारानी साहब को। उन्होंने कहा कि देखिए स्कूल आपने इसको अलग रूम दिया? बोले हाँ दिया है, क्योंकि ये 11 साल की होगी तो मैंने अलग दिया, पढ़ती है अच्छी तरह, उसको एक फ्रीडम होनी चाहिए। एक काम करो, आप दिन में जाके पर्दे का एक हिस्सा खुला रख दो आप, और रात को देखो 11, 11:30, 12 बजे क्या करती है। ओके। उन्हें जब देखा तो उसने लाइट ही बंद कर दी थी, सिर पे चादर डाल दी थी ताकि बाहर मालूम नहीं पड़े, और अंदर वो मोबाइल पे कुछ देख रही थी। ओके। इतना ही दिखा उनको, मोबाइल की लाइट दिखी सिर्फ। उन्होंने फिर से फोन किया, 2 घंटा देखती रही रात को। समझा? मतलब माँ जाती थी वापस आती थी, वो देखिए 2 घंटे के बाद बंद पड़ा उसका मामला, ये 2 बजे करीबन। तो उन्होंने महाराज साहब को फ़ोन किया दूसरे दिन कि बयान किया कि मैंने ये देखा। उन्होंने कहा मेरा शक सही है, ये कुछ विभत्स देख रही है, लेकिन अगर आप इसको रूम खोलने का कहोगे रात तो ये मानेगी नहीं। ये छोटी बच्ची है, साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दो, इसको समझाओ कि बेटा तुम बहुत छोटी हो, गलतियां होती हैं, बता बेटा तू क्या देखती है। उसको जब 5 मिनट उससे करना पड़ा, उनको 5 मिनट बाद बोल दिया उसने कि मैं रोज यही देखती हूँ। तो जिस देश के अंदर महासतियां हो गई, आप समझे, जिस देश में जौहर हो गए बड़े बड़े लोगों ने, अपना शील बचाने के लिए खुद को हिंदू औरतों ने अपने आप को जला के राख कर दिया, हजारों की संख्या में। उस देश की हालत समझे आप? तो जहां ऐसी एक परंपरा रही, औरतों का एक हाई कैरेक्टर का एक कल्चर रहा, वहां पे अगर हमारी बेटियां और हमारे बेटे इस करेंगे तो क्या हालत होगी हमारी। इसके लिए हमने इसका एक सॉल्यूशन ढूंढा है। देखिए परिस्थिति बहुत ही गंभीर है। ओटीटी तो है ही, ओटीटी से प्रेरित होके, ओटीटी से एनकरेज होके 700 ऐप फुट निकले हैं। 700 एप्स जो
कॉल गर्ल्स या वेश्याओं को हायर करते हैं। उत्तर भारत में उनका सेंटर है मीरठ। अच्छा। हायर करते हैं, उनको ले जाते हैं, वहाँ पे शूटिंग करते हैं। एक एक फोटोग्राफर को 10 से 12 हज़ार रुपये पर डे देते हैं वो वीडियोग्राफर को। ओके। मेरा एक मुसलमान वीडियोग्राफर है, वो मुझे बता रहा था कि साहब मैं तो संस्कारी हूँ, मुझे अच्छे संस्कार दी मेरे माँ बाप। मेरे को 10,000 बोला पहले, मुझे 12,000 तक ऑफर किया ये शूट करने के लिए। हाँ, मैं कहा मैं नहीं जाऊँगा, बोले ये हल्का काम मैं नहीं करूँगा। वो नहीं गया बेचारा। आप समझे? तो अच्छा, फिर ये आ जाता है इस पे, फिर ये डाल देते हैं ट्विटर के ऊपर, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हाँ, हालांकि आज तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टाइट भी हुए हैं इस पे। ओपन पोर्नोग्राफी नहीं जा रही है, लेकिन ऑलमोस्ट तो जा ही रहा है। अभी तो ट्विटर ने अलाउ कर दी पोर्नोग्राफी, परसों अलाउ किया है। अलाउ कर दिया। ओके। मतलब एलन मस्क की जो इज्जत थी मेरे मन में बिल्कुल नीचे आ गई, बिल्कुल एकदम। उनकी जो एक मैं देखता था कि बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर है, क्रांतिकारी आदमी है। हाँ, बिल्कुल वो तो खत्म हो गया आदमी। उसे अलाउ कर दिया पॉर्न। ओके, समझा? तो परिस्थिति गंभीर है ना, इसकी कोई बात नहीं कर रहा। और मेरा जो ग्रुप है, मुझे इतना आनंद आ रहा है अभी इस उम्र, मेरी उम्र अभी मैं 62 रनिंग हूँ, है ना। मुझे समय आनंद अभी आ रहा है जीवन के अंदर कि एक बड़ा काम अपन करने जा रहे हैं, सफल हो या ना हो भगवान की इच्छा है, लेकिन एक सही काम कर रहे हैं। और मेरे को लोग भी ऐसे मिले हैं साथ में। मेरा जो ग्रुप है अभी 7-8 लोगों का, वो ग्रुप इतना सात्विक है कि बॉलीवुड के लोग और इस टाइप के बनाने वाले लोगों को अगर 100 करोड़ भी दे देना तो वो बिकने वाले नहीं है। दूसरा, इसके अंदर बॉलीवुड का भी सपोर्ट है कुछ हद तक। ओके। हाँ भाई, ऑल्ड बालाजी बॉलीवुड का भाग नहीं है। हाँ बिल्कुल है, ठीक है। ऑल्ड बालाजी में वैसी फिल्में भी आती हैं। हाँ ठीक है ना। नहीं, पूरा उनका क्रम है, टीवी के थ्रू भी ऐसे ही परोसना, लेकिन सेक्स सीन नहीं बताना। हाँ, उसमें ये कि भाई शादी के घर के अंदर ही एक हस्बैंड को छोड़ के दूसरे आदमी से शादी कर ली। ये पूरा उन्हें पूरा एक वो बनाया हुआ है, स्ट्रक्चर बना हुआ है लेजिटिमाइज करने का। आप समझे कि नहीं? तो बॉलीवुड का सपोर्ट है इसके अंदर। देखिए, सनी लियोन आई, पॉर्न स्टार थी, सबने उसके साथ फोटो खिंचवाए। सलमान खान ने खिंचवाए, मेरे ख्याल से मैं नाम नहीं लूंगा वो लोगों के, पर सबने खिंचवाए फोटो उसके साथ में। कोई को आपत्ति नहीं थी उसके आने से, उसको लेजिटिमाइज कर दिया। वो सक्सेस नहीं, वो अलग बात है ना। अभी रणवीर सिंह ने एक बहुत गंदी एड की है जॉनी सिंस के साथ। हाँ। जॉनी सिंह एक पॉर्न स्टार है अमेरिका का, सेक्स पिल की एड की है ना। जब अनंत अंबानी का जो सेलिब्रेशन हुए जलसा जामनगर में, वहाँ उनको रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोणे को वहाँ पे न्योता था। जब मैंने ये ऐड देखी तो मैंने कहा तो ये तो गलत बात है। तो मैंने फिर एक ट्वीट किया, मैंने कहा सभ्य समाज, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ सिविलाइज सोसाइटी नॉट टू लेजिटिमाइज पॉर्न कल्चर। आई वुड हैव फेल्ट वेरी हैप्पी, I would have deeply appreciated had Mukesh Ambani family not invited Ranveer Singh after this ad. Okay. ये ट्वीट किया मैंने, और बाद में एक मैंने लेटर लिखा नीता अंबानी को, ओपन लेटर, जिसमें मैंने कहा कि आपकी जियो प्लेटफॉर्म से भी कई स्टेप का परोसा जा रहा है। मैंने कहा आपने माँ अम्बे की इतनी अच्छी स्तुति की थी वहाँ पे उस टाइम पे, है ना, आपको लोग रोल मॉडल मानते हैं। आपको ये जियो प्लेटफॉर्म से इस टाइप का मटेरियल आपको रोकना चाहिए। पर उसकी कोई असर मुझे ज़्यादा दिखती नहीं है कि रणवीर सिंह अभी जो ट्रिप जो गई है फॉरेन, एक सेकंड सेलिब्रेशन जो है फॉरेन में अभी जो गए अनंत अंबानी, हाँ, उसके अंदर भी वो है ही। तो इट इज़ अनफॉर्चुनेट मेरे हिसाब से, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि पॉर्न कल्चर को आप लेजिटिमाइज कर रहे हो। और दूसरी ऐड भी की है उसने जॉनी सिंस के साथ, अभी फिर से की है।
बताते हैं। ओके। समझा? तो बॉलीवुड का भी इसको सपोर्ट है, समझा? तो परिस्थिति फिर से मैं कहूँगा अति गंभीर है। भारत प्रगति की बात कर रहा है या हम सांस्कृतिक रूप से टूटते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। हाँ, ये मानने को मैं तैयार हूं कि ये सिर्फ काम अकेले सरकार का नहीं है, पर सरकार का इसमें मुख्य रोल है। मुख्य रोल है। हाँ, इसमें शिक्षक का भी रोल है, इसमें माँ बाप का भी रोल है, पेरेंटिंग के अंदर क्या होना चाहिए इसका भी रोल है ना? जैसे कि आप छोटे बच्चों को आप फोन देते हो तो उसे पेरेंटल कंट्रोल नाम का एक आता है, उसमें सिस्टम, उसको आप ऑन कर दो तो कम से कम इस टाइप की चीजें वो देख नहीं पाएगा। आप समझे? तो ये इसमें हमने जो सॉल्यूशन ढूंढा है वो काफी टफ और जटिल है, लेकिन हम उस पे कायम है। हमने कहा कि एक लॉ ऑफ एथिक्स कोड बने हर एक ऑडियोविजुअल प्लेटफॉर्म के लिए, जो ये कहे कि जो नुकसान विदेशी आक्रमणकारों ने नहीं किया भारत की संस्कृति और चरित्र को, उससे ज्यादा नुकसान तुम लोग इस टाइप का परोस के कर रहे हो। ट्रू। इस टाइप की सामग्री परोस के। और ये जो लॉ है वो मर्यादा तय करे हर एक ऑडियोविजुअल फिल्म के लिए, सीन की, थीम की, कपड़ों की, भाषा की। और अमेरिका के अंदर ड्रग स्मगलिंग जो है, पेडलिंग रादर, वो एक एंटी नेशनल प्रवृत्ति है। 50-50 साल की सजा है उसके अंदर। इसके अंदर भी हम 10 से 20 साल की सजा रखें। ओके। अगर वो जो मैंने मर्यादा बताया आपको, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी वो मर्यादा तय करने के अंदर, किस तरह के कपड़े पहनने हैं, नहीं पहनने हैं। हाँ, वो मर्यादा तय हो जाती है। उसमें थोड़ी एक कमेटी बिठा के, कंसेंसस वाली कमेटी हो, उसमें 2 आदमी बॉलीवुड के भी हो सकते हैं, पर सभ्य समाज के लोग ज्यादा होने चाहिए। जैसे ये मर्यादा मुझे लगता है इस्लाम कल्चर में है, कपड़ों का शायद। इस्लाम कल्चर में वो मर्यादा बड़ी अच्छी, मैं तो कहूँगा। मैं बुरखा कल्चर का सपोर्टर नहीं हूँ, पर मैं तो उसका बिल्कुल मानता ही हूँ इस बात को। लेकिन फिर भी एक हद तक कपड़ों को लेकर के शायद कुछ नहीं, काफी अच्छी मर्यादा है। मॉडर्न कपड़े भी पहन रहे हैं लोग, समझो आप। मैं जब कमिश्नर था तो मेरे घर के सामने से 2 मुस्लिम बेटियां जाती थी, पैंट पहनती थी, शर्ट पहनती थी, और सिर पे हिजाब बांधती थी, और बिल्कुल ऐसे यूं सीधी चलती जाती थी। मैं तो उनको स्टूडेंट ही समझ रहा था, पर वो निकली वहां पे हमारे यहाँ एक वो है फॉरेन बॉडी है मेरे ख्याल से, वो एक उसमें लोधी इंस्टीट्यूट है ना, खूब सारी है ना। ओके। वहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ फंड है वहाँ पे मेरे ख्याल से। वो एक आदमी कोई में काम करती थी। एक दिन रोका मैंने उनको कि मैं बड़ा ऐसे चिंतित हूँ इससे। नहीं बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? मैंने कहा मैं रोज आपको देखता हूँ, मैं बड़ा प्रभावित हूँ आपसे, जिस तरह से आप जाते हो, आपके संस्कार मुझे अच्छे लगे। आप समझे? तो ये बड़ी बात है। आई थिंक मॉडर्न कपड़े पहनने और न्यूडिटी दोनों अलग अलग चीजें। या मेरी बात सुन, ये मॉडर्न कपड़े भी पहन रही है, पैंट भी पहन रही है भाई। मैं जहां अभी रहता हूं, जिस घर के अंदर, उसमें मालिक ही मुसलमान है। उसकी जो डॉटर है, उसको देख के मैं तो बड़ा प्रभावित हूं एकदम। हम लोग रजिस्ट्री करवाने गए, वो बेटी आई बेचारी साथ में, उसने भी जीन्स पहनी थी। MIT पूना में पड़ी हुई है ना। उसका ऊपर का टॉप मॉडर्न था, झालर वाला था, लेकिन डिग्निफाइड था, और सिर पे उसने वो पेन रखा था। एक बड़ा डिबेट कई बार चला है सोशल मीडिया पर भी, न्यूज़ पर भी, कि लड़कियों को कपड़े छोटे पहनने में दिक्कत होनी चाहिए, नहीं दिक्कत होनी चाहिए। इस पे कई सारे तर्क दिए गए हैं कि लड़कों को नजर इस पे मैं आता हूँ, पहले ये निपटा दूं मेरा, ठीक है, ये पूरा, फिर इसमें अपना बिल्कुल मैं आपको मेरा ओपिनियन बताऊंगा। तो लॉ ऑफ एथिक्स कोड बने जो ये कहे कि भाई जो नुकसान विदेशी आक्रमणकारों ने नहीं किया, उससे ज्यादा तुम कर रहे हो नुकसान, इस टाइप का परोस के। मैंने कहा मर्यादा तय करे, जो मैंने कहा, ठीक है। उस मर्यादा का उल्लंघन करता है प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस, स्टोरी राइटर, फोटोग्राफर,
ब्रॉडकास्टर और आपका डिस्ट्रीब्यूटर, वो सारे जो पब्लिश करने वाले हैं। हाँ, तो उन पे रेप को बढ़ावा देने का और एंटी नेशनल एक्टिविटी का चार्ज लगेगा। 4 महीने में ट्रायल होगी। देखिए हमारा एक प्रॉब्लम है ट्रायल का, तो हमने कहा इसमें 4 महीने में ट्रायल पूरी हो जानी चाहिए भाई, ठीक है। अगर कन्विक्ट होते हो तो 10 से 20 साल की सजा होगी, जेल, रिगरस इम्प्रिजनमेंट, आपको 3 साल तक बेल नहीं मिलेगी। जब मैंने कोई को कहा तो उसने कहा कि ये तो टेररिज्म को लगता है वही लॉ है, ये वही प्रोविजन है ये। मैंने कहा ये कल्चरल टेररिज्म ही है, ये लगना ही चाहिए उसको। हाँ, तीसरा, जो आपने मटेरियल डाला है मार्केट में वो आपको विड्रॉ करना पड़ेगा, अगर नहीं करते तो भी आप जेल में जाओगे। और चौथा, पांचवा, जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, जो 498A डाउरी के केस में होता है आरोपी पे, वैसे आरोपी पे होगा। ओके, ये हमारी एक बड़ा ही टफ सॉल्यूशन बताया हमने। दूसरा, हमने कहा है कि एक नेशनल कंटेंट कंट्रोल अथॉरिटी बने विद जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल पावर्स, है ना। अगर चेयरमैन आप, अगर वो जुडिशियल आदमी नहीं है तो उसके नीचे एक जज हो, और वो आदमी और जज दोनों मिलके काम करें, है ना। उसका यही काम होगा, हाउ टू कंट्रोल सेक्सुअली परवर्टेड कंटेंट ऑन ऑल ऑडियोविजुअल प्लेटफॉर्म्स। अच्छा, ये जो नेशनल कंटेंट कंट्रोल अथॉरिटी है वो इस लॉ के तहत भी हो सकती है, करना चाहो आप। और इमीडिएट सॉल्यूशन जो हमने बताया है वो ये है कि इस टाइप का जितना भी मटेरियल है वो आईटी एक्ट को अमेंड करके उसको एक ग्रुप में डाल दिया जाए, है ना। और उस ग्रुप की जो एक्सेसिबिलिटी है वो फिंगरप्रिंट और आधार कार्ड से लिंक कर दी जाए, ताकि ये मालूम पड़े कि कौन क्या देख रहा है। ओके। मेरे एक दोस्त थे, उन्हें तो आईटी के एक्सपर्ट है, उन्होंने कहा कि इसमें ऐसा भी हो सकता है कि वो जिस वेबसाइट को इन्होंने एक्सेस किया है उसका ही मैसेज आ जाए, एसएमएस, कि आपने हमारे वेबसाइट को भी एक्सेस किया। प्राइवेसी हैम्पर करने वाली चीज नहीं होगी ये? नहीं, हम तो जो प्राइवेसी के नाम पे जो गंद फैल रही है उसी को तो रोकना है, उसको रोक रहे हैं ना। ये पूरा जो क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पे चल रहा है, पूरा क्रिएटिव फ्रीडम, उसको रोकने की बात है नहीं तो पूरी। ये सॉल्यूशन हमने बताया है और हम इसमें कटिबद्ध हैं। हम आपके माध्यम से भी जो लोग इस टाइप का पड़ोसियों को कहना चाहेंगे कि वो तैयार रहें कि ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। अगर आपने ये मटेरियल बंद नहीं किया और विड्रॉ नहीं किया तो आप जेल में जाने के लिए तैयार रहिए। हम पूरे देश को इसमें एकत्र करेंगे, इसके अंदर यूनाइट करके हम ये। और जहां भी मैं जा रहा हूं मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। मैं बंबई गया था, अभी बंबई में एक बहन थी, मॉडर्न ड्रेस पहना था उन्होंने, स्लीवलेस पहना था, उम्र उनकी होगी करीबन 50 के ऊपर। ओके। और मेरे आके उन्होंने पाँव छू लिए, तो मैंने उनको रोका। मैंने कहा कि बहन जी आप मेरे पाँव मत छूइए, आपकी उम्र काफ़ी है। बोले नहीं, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो। शी वॉज हरसेल्फ वेरी मॉडर्नली ड्रेस्ड। तो इट इज़ नॉट, देयर इज़ नो, मतलब ये बोलते हैं ना कि भाई कल्चरल टेररिज्म चल रहा है, वैसा नहीं है अपना। जो क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पे जो एक आतंक मचाया हुआ है, कल्चरल आतंक, भाई जो लोग रोकते हैं उनको भी टेररिस्ट कहा जाता है ना। जो हिंदू संस्थाओं के जो होते हैं लोग जो एक्ट करते हैं, मालूम है ना आपको? राइट। तो उस टाइप का नहीं है ये मूवमेंट। ये मूवमेंट हेल्दी कंटेंट का मूवमेंट है। ये मूवमेंट पूरा जो है हेल्दी कंटेंट लाने का मूवमेंट है। इसकी अगर सिक्के की दूसरी साइड देखो तो वी आर फाइटिंग फॉर हेल्दी कंटेंट। तो आपके हिसाब से फिर डेफिनेशन क्या हुआ फिर? अगर क्या कोई महिला है तो वो किस तरह के कपड़े बाहर पहने, सोशल मीडिया पर हटा देते हैं, सोशल मीडिया OTT एक अलग टॉपिक हो गया, लेकिन जो बाहर सड़कों पर क्या छोटे कपड़े पहनने या मॉडर्न कपड़े जिसे हम कह रहे हैं, वहां पर भी कुछ होनी चाहिए। उसकी मर्यादा तो होनी चाहिए, उसकी भी मर्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल, क्यों नहीं होनी? ठीक है भाई स्कर्ट है ना, तो स्कर्ट घुटने तक का हो,
स्कर्ट अगर आप पहन रहे हो हम्म, तो घुटने तक का हो। क्या क्या उसमें क्या 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 वायोलेशन हो गया फ्रीडम का, बताओ मुझे आप। हमारे देश में मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, क्रिश्चियन में स्कर्ट पहनने का एक कल्चर है, तो स्कर्ट रहे तो घुटन तक का रहे। स्लीवलेस का हम कोई विरोध नहीं कर रहे, पर स्तन का भाग तो, स्तन का जो भाग है बहनों का, वो तो ढका हुआ होना चाहिए, क्या बुरा है उसमें। राइट। और अगर किसी ने इसको क्रॉस किया, मतलब ज्यादा छोटे कपड़े पहने, तो वहां उनके अगेंस्ट भी एक्शन होना चाहिए। देखिए वो एक डिबेट का मुद्दा है कि कोई अच्छा। नेशनल कंसेंसस करना पड़ेगा उसमें कि क्या हो सकता है। हाँ, एक जागृति फैलानी पड़ेगी, सोशल कैंपेन भी चलाना पड़ेगा हमें। इसमें क्या है, बॉलीवुड का इसका मेन वो है ना, समझो आप, क्योंकि इंस्पिरेशन तो वहीं से आ रहा है। अभी वो पिक्चर था कौन सा, एनिमल, वो सक्सेस हो गया, बड़ा मतलब इट वाज वेरी डिस्टर्बिंग फॉर अस, राइट। अच्छा, मैं जो बॉलीवुड की भी अभी देखता हूँ रील्स, कभी कभी देखना पड़ता है मुझे इसके अंदर, कोई अच्छी नहीं है, बड़ी खराब हालत है बॉलीवुड की भी। दूसरा मेरा ये कि सेंसर बोर्ड के अंदर फिल्म के आदमी क्यों हो? सेंसर बोर्ड में देश के प्रबुद्ध नागरिक होने चाहिए भाई। क्या सेंसर बोर्ड में भी फिल्मों के लोग होते हैं? वो फिल्म रिलेटेड लोग ही होते हैं उसके अंदर। ओके, प्रोड्यूसर, विद्या डायरेक्टर। बालन अभी मेंबर है उसकी। ओके, तो उसका नजरिया तो फिल्मों वाला ही होगा। यार मेरी बात सुनो, नाट्य शास्त्र हमारे यहाँ एक शास्त्र था, कोई भारत इससे वो नहीं है, मतलब अनअवेयर नहीं है इस पूरी चीज से। नाट्य शास्त्र था ना हमारे यहाँ, तो नाट्य शास्त्र के भी एक्सपर्ट होंगे ना भाई, राइट। उनको रखो मेंबर। आप इनको क्यों रखते हो? जो लोग नग्नता पर उसके पैसा कमाना चाह रहे हैं, भैया मुझे बताओ ना कि डर्टी पिक्चर किया था विद्या बालन ने, और उसको सेंसर बोर्ड में रखा है। अब वो कैसे रोकेगी कि ये सीन खराब है, इसको करो, कैसे रोकेगी बताओ ना आप मुझे। राइट, क्योंकि उसने तो खुद करके रखा हुआ है, वो कैसे रोक पाएगी बताओ ना आप। तो सेंसर बोर्ड के अंदर भी फिल्म के आदमी नहीं होने चाहिए, होने चाहिए तो एकदम एक दो होने चाहिए ज्यादातर। अरे उसके अंदर भी बहुत मैनिपुलेशन है, सेंसर बोर्ड के अंदर भी जबरदस्त मैनिपुलेशन। क्या? जैसे कुछ अच्छे लोगों को रख देते हैं, उनको बुलाते ही नहीं है कई जगह पे। एक आध दो आदमी रहते हैं आरएसएस टाइप के लोग, समझो आप, उनको वो पूरा वो सेटिंग होता है उनका, प्रोड्यूसर डायरेक्टर, पैसे है ना, समझो आप। नग्नता परोसेंगे उस फिल्म के लिए इसको नहीं होता, नहीं आएगा देखने का। तो इसका मेन रीजन क्या है? नग्नता परोसेंगे तो ज्यादा लोग आएंगे, हाँ, कमाई ज्यादा होगी। बिल्कुल, लोलुपता परोसो और पैसा कमाओ। इसमें हमको संतों का बहुत सपोर्ट है, स्वामी रामदेव का सपोर्ट है जबरदस्त, गुरुदेव श्री रविशंकर का सपोर्ट है, आध्यात्मानंद जी का सपोर्ट है, एक परमात्मानंद जी हैं, हिंदू धर्म आचार्य सभा के कन्वेनर, गुजरात के संत हैं, बहुत बड़े संत हैं, उनका सपोर्ट है। ओके। स्वामी रामदेव जी ने तो ट्वीट किया था कि व्यभिचार बेचो पैसा कमाओ, ये जो लॉबी है इसके सामने देश एक हो और इनको शिक्षा करे। मैं श्री माहौरकर की इस अभियान को पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ। ओके। तो ये देश को बचाने का अभियान है, एक बड़ा ही पवित्र अभियान है। बाकी हम एक तरीके से गड्ढे में जा रहे हैं धीरे धीरे सांस्कृतिक रूप से। जैसे अमेरिका के अंदर आजकल बताते हैं हर वीक फायरिंग होता है, वो नहीं बच्चे फायरिंग करते हैं जाके। ओके। वो तो मरते नहीं लोग, तो यहाँ उसका वो रिपोर्टिंग होता नहीं है, समझो आप। इसके वजह से ही है ना, वो तो खत्म हो जाते हैं। वो पूरा सेक्स कल्चर हो गया वहाँ पे। 15 साल में लड़के बाहर निकल जाते हैं, बच्चे भी पैदा करते हैं, बाद में शादी करते हैं। ये तो क्रिश्चियन धर्म का विरुद्ध है बिल्कुल। आप देखो इस समय बड़ा ये कल्चर कितना खतरनाक है। क्रिश्चियन धर्म के अंदर एक पत्नीवाद और कैरेक्टर के ऊपर खूब भार है, एम्फेसिस है, ओके, क्रिश्चियन धर्म के अंदर। लेकिन इन देशों ने, जो पश्चिम के देश हैं, इन्होंने क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पे ये सब एक्सेप्ट किया आज से 50-100 साल पहले। आज हालत देखो उनकी क्या है। वहां पे भी एक है लॉबी वहां पे क्रिश्चियनों की जो उसके विरुद्ध में है। अभी थोड़ा वहां पे भी चल रहा है अभी मामला। जर्मनी के अंदर इसमें एक मूवमेंट है थोड़ा बहुत। अभी ऋषि सुनाक ने कहा था बीच में, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, कि भाई 16 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए सोशल मीडिया बैन होना चाहिए। ओके, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन ये किस हद तक पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि सोशल मीडिया नॉलेज का भी तो हब है, सीखने के लिए लोग गूगल पर जाते हैं। नहीं, सोशल मीडिया बंद करने की बात कहाँ कर रहे हैं हम ये कह रहे हैं बंद हो, इसकी बात कर रहे हैं ना। देखिए मेरा बहुत स्पष्ट में, मैं छत्रपति शिवाजी और नारायण प्रताप से प्रेरित व्यक्ति हूँ। छोटेपन में जब बच्चों को फैंटेसीज
आती है, मालूम है आपको, जब छोटे बच्चा होता है फैंटेसी, मुझे फैंटेसी ये आती थी कि मुझे अगर मेरे कुल देवता खंडोबा, मार्तंड भैरव जिनको बोलते हैं उत्तर भारत में, वो मैं प्रसन्न होकर मुझे वरदान देते हैं तो मैं क्या मांगूंगा, तो मैं ये कहूँगा उनसे कि मेरी 15 मिनट की भेंट आप छत्रपति शिवाजी महाराज से करवा दीजिए और 15 मिनट की महाराणा प्रताप के साथ। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर आपका ध्येय सात्विक है, लक्ष्य सात्विक है, उसको आगे ले जाने वाले लोग सात्विक हैं, तो उसमें सफलता मिलनी है। और मैं तो ये कहता हूँ, देश से मेरा आह्वान है पूरे देश की नेतागिरी से, कि हमने कई प्रतिज्ञाएं ली गए 10 साल में। मैंने कहा कि ये नेशनल रीअवेकनिंग का काल है, समझे ना, हम प्रगति कर रहे हैं, जबरदस्त प्रगति कर रहे हैं। आज भी जो वर्डिक्ट आया है, जो बीजेपी के लिए थोड़ा सा एक सेटबैक टाइप का था, है ना, वो भी गवर्नेंस पर वर्डिक्ट नहीं है, उसके कारण कुछ और है। इट इज नॉट ए वर्डिक्ट ऑन गवर्नेंस। गवर्नेंस तो जबरदस्त है, समझे ना। तो हम इतनी सारी प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि हम इसमें 1 नंबर बनेंगे, इसमें 1 नंबर बनेंगे, तो हम एक और प्रतिज्ञा ले कि हम विश्व के पहले विकृत सामग्री मुक्त देश बनेंगे। क्यों नहीं बन सकते हम? अगर मिडिल ईस्ट कंट्रीज इंक्लूडिंग दुबई इस पे कंट्रोल कर सकती है, अगर सिंगापुर कर सकता है, साउथ कोरिया कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते भाई? इन लोगों ने कर लिया है इस पर, कुछ हद तक किया है, काफी हद तक किया है। फेसबुक का तो मैं भी वहाँ, फेसबुक का तो अभी वहाँ पे भी चालू है। ओके, फेसबुक पे भी आता है, नहीं है? देखो इसमें बड़ा बदमाशी क्या है कि पोर्नोग्राफी नहीं है एकदम, लेकिन वो क्या कहते हैं, एक्साइट करने वाले वीडियोस टाइप, ये इंसेंस इस टाइप की, बहू और ससुर का व्यभिचार इस टाइप की आती रहती है। आप खोलो अभी, वो तो चालू ही रहता है पूरा। नहीं, मैं ये कहता हूं कि हम जब बड़ी बड़ी बातें, दूसरा कि भारत का विश्वगुरु न बनना, देखिए अगर हम ये चालू रहा तो हम 5-10 साल में खत्म हो जाएंगे। वो विश्वगुरु बनने की बात तो आप भूल ही जाओ। अगर हम विश्वगुरु नहीं बनते हैं तो वो दुनिया का, मानव जाति का कितना बड़ा नुकसान है। आज देखो, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने G20 के अंदर अभी पहली बार अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया। कितना बड़ा स्टेप है। अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं, सुपर पावर्स जो आज की हैं, उनके लिए एक एक्सप्लॉयटेशन का ही माध्यम है। कैसे अफ्रीका के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट करना, ये आज की जो महासत्ताओं हैं उनका मेन ध्येय होता है। वहाँ के नेताओं को ब्राइब कर देना, वहाँ की संपत्ति 10 रुपए का अगर भाव है तो उसको 5 रुपए में ले लेना। आप अभी देखो ना, लंका की क्राइसिस थी 1.5 साल पहले, है ना। भारत का रोल कितना अच्छा था। भारत ने उनको सॉफ्ट टर्म्स पे लोन ऑफर किया एकदम। और भारत जो लोन्स दे रही है वहां पे अफ्रीका में, ये सॉफ्ट टर्म पे एकदम। ये सॉफ्ट टर्म क्या होता है? मतलब इंटरेस्ट कम लगता है उसमें। अच्छा, ओके। फॉर एजुकेशनल पर्पस, है ना, डेवलपमेंटल पर्पस, पर कम इंटरेस्ट पे लोन देते हैं अपन, है ना। दूसरा, काफी मतलब हमारा पूरा रवैया ही देखने का, नरेंद्र भाई कि पहले भी था, लेकिन उनके आने के बाद पूरा चेंज हो गया है। एक विश्व बंधु के रूप में हम उभर रहे हैं कि इंडिया इज ए डिपेंडेबल कंट्री। अभी प्रधानमंत्री पापुआ न्यू गिनिया गए थे लास्ट ईयर, तो वहाँ का जो राष्ट्रपति था उसने उसके पैर छू लिए। प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति था। अच्छा, क्योंकि हमने उनको वैक्सीन भेजी थी कोरोना के टाइम पे। वहाँ के राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी के पैर छुए? बिल्कुल, राष्ट्रपति या प्राइम मिनिस्टर होगा, जो भी होगा, बिल्कुल पैर छुए एयरपोर्ट पे। क्यों छुए? इसके लिए छुए कि हमने एक विश्व बंधु की भावना बताई थी। तो हमारा एक अहम, पर हम अगर ये सेक्स में हो गए तो वो तत्व हम खो बैठेंगे, राइट। हम खत्म हो जाएंगे। हम में पशुता का भाव पूरा आ जाएगा, पूरा पशुता। एक सवाल वो रह गया जो अभी कई बार मैंने कहा कि डिबेट चलता है कि लड़कियों के छोटे कपड़े लड़कों को सिखाना चाहिए। माँ बाप की ड्यूटी है कि लड़कों को सिखाए, लड़कियों को ना बोले कि वो छोटे कपड़े ना पहने, उनको फ्रीडम दे। या कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, लड़कियों के छोटे कपड़े बंद होने चाहिए। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, दोनों को समान होना चाहिए। लड़के भी आजकल जो घूमते रहते हैं पूरा पहन के, उन पे भी कुछ होना चाहिए रोक। एक डिग्निफाइड ड्रेसिंग का एक कोड होना चाहिए ना, समझो आप। आई विल कॉल इट डिग्निफाइड ड्रेसिंग कोड। कुछ भी पहन के सड़क पे नहीं निकल सकते। कम से कम उसकी बात तो, डिबेट तो शुरू हो, इसकी डिबेट तो शुरू हो, राइट। देश के अंदर कैसे करते हैं, बट डिग्निफाइड ड्रेसिंग कोड, ये उसका वो होगा एक लेबल। आज इंस्टाग्राम भी एक बड़ा मीडियम बना हुआ है। ओपन पॉर्न नहीं है, लेकिन उसको बढ़ावा देने का। रील्स जो बनती है आजकल, लड़कियां रील्स बना के भेजती हैं, लड़के रील्स बना के भेजते हैं। क्या तरीका है? मतलब अभी आपने देखा वो लास्ट ईयर अभी
इसके अंदर अपना मेट्रो में एक हाँ, ऐसे मेट्रो के इंसिडेंट रेगुलर आ रहे हैं। हाँ, वो मेट्रो के अंदर उसने कुछ पहना ही नहीं था। हम्म, फिर एक मेट्रो में था, एक लड़का हंस मैथुन कर रहा है, हम्म। उसका वीडियो था। क्या मतलब क्या तरीका है ये संस्कृति पे बड़ा सवाल है। सवाल नहीं, संस्कृति खड्डे में जा रही है, मैं तो कहूँगा। ऊपर से अच्छा अच्छा दिख रहा है अपने को, नीचे बिल्कुल कोरोजन है। थोड़ा अगर साइंटिफिक लेवल पे बात करें तो शारीरिक लेवल पे भी नुकसान होता है, मानसिक लेवल पे भी नुकसान होता है। जो इस तरह की एक्टिविटीज़ में बचपन से इन्वॉल्व हो गया है, इस तरह के वीडियोस देखना, क्या मेंटली और फिजिकली भी उनमें डिस्टर्बेंस होती है? देखिए, मैं तो मेडिकल फील्ड का आदमी नहीं हूँ, लेकिन होती है, बिल्कुल होती है, क्यों नहीं होती। हमारे धर्म में कहा होगा, जो वीर्य को बचा के रखेगा उसकी शक्तियाँ अभूतपूर्व होंगी। शक्ति, ये तो कहा है हमारे यहाँ। राइट। मेरे गुरु थे स्वामी परमानंद जी, हम्म, भारत सेवा आश्रम संघ के संस्थापक। उनके बारे में कुछ बात करना मैं चाहूंगा। उनको महान संत मैं मानता हूँ, और मैं मानता हूँ कि वो राष्ट्रीय संत होते तो हम विश्वगुरु बन चुके होते। 41 साल की उम्र में वो चले गए। 41 या 45 साल की उम्र है, 1941 में वो चले गए। समझे ना, ऐसे ऐसे कहा जाए तो समकक्ष थे वो। उनका जन्म है मेरे ख्याल से 1898 या 96 का जन्म है उनका। ओके। ही वॉज ऑल्सो कायस्थ। ओके। हाँ, लाइक यू, लाइक विवेकानंद, एंड लाइक श्री अरबिंदो। ओके। वो भी कायस्थ थे। ओके। लेकिन बहुत सात्विक संत थे, और उनका ये ध्येय ये था कि मुझे आदिवासी और दलितों में से संत बनाना है। और इतने बड़े बड़े संत उन्होंने बनाया आदिवासी और दलितों में से, आप सोच नहीं सकते। बहुत बड़े। मैं तो उनको मुझे इतना भाव है उनके लिए कि मैं बयान नहीं कर सकता, इतना भाव है मुझे उनके लिए। मतलब मेरे आंख में कभी आंसू आ जाते कि कभी मेरी उनसे आज भेंट होती तो कभी। ओके। वो ये कहते थे कि ये जो पूरा जो बायोलॉजिकल पूरा जो ये है सेक्स, ये संतान पैदा करने का एक माध्यम है। संतान पैदा करने के बाद में आपको इस पे अंकुश लगाना चाहिए, ऐसा वो बोलते। ये फन और एंजॉयमेंट का माध्यम नहीं है। हाँ, ऐसा उनका कहना था, समझा। और वो कहते थे कि जो अपनी वीर्य शक्ति बचाएगा वो मेरा सब में प्रिय अनुयायी होगा। तो वीर्य का उसका तो है ही ना। इस पर ओशो के अलग तर्क हैं। ओशो के तो बिल्कुल गलत थे, अलग थे, गलत तर्क हमारे सिद्धांत से अलग। उनका ये था कि आप भोग कर लो और बाद में आप शांत हो जाओ। ऐसा नहीं होता ना, वो तो भोग फिर से आदत पड़ जाती है। एक बार आप भोग कर लो और बाद में आपको फिर लालसा चली जाएगी, ऐसा नहीं होता ना। ये तो आपको इसको सेल्फ कंट्रोल है, ये इंद्रियों पे कंट्रोल करने का पूरी बात है ये, समझो आप। ये कुछ ऐसा हो गया कि किसी का मर्डर करना है तो कर लो, फिर शांत हो जाओ। हाँ, उसी को तो कंट्रोल करना है, वही तो नहीं करना है, राइट। फिर और मर्डर करने की आदत पड़ेगी आपको। हाँ, उसका क्या। अच्छा, आपसे बात करना इतना इंटरेस्टिंग हो रहा है कि बहुत लंबा लंबा हम डीप जा रहे हैं। मुझे वीर सावरकर पर भी आपसे बात करनी है। आपकी फेमस किताब है। आपके अकॉर्डिंग वीर सावरकर या गांधी, या आपके अकॉर्डिंग वीर सावरकर हैं कौन? कांग्रेस उनको टेररिस्ट कहती है, बीजेपी उनकी पूजा करती है। इसका थोड़ा सा आप बताओ डिटेल में। देखिए, मैं और मेरे जो सहलेखक हैं चिरई पंडित, हमने 2022 में किताब लिखी जिसका प्रस्तावना माननीय मोहन जी भागवत ने लिखा है। ठीक है। और उसका जो विमोचन था वो माननीय राजनाथ सिंह जी और माननीय मोहन जी भागवत ने किया था दिल्ली में। ये पुस्तक एक अनोखी पुस्तक है वीर सावरकर जी पे। देखिए, वीर सावरकर की जो पहचान है देश में वो है क्रांतिकारी की, ठीक है, महान क्रांतिकारी। हमने वीर सावरकर को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा के पितामह के रूप में प्रस्थापित किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के पितामह? हाँ, क्योंकि भारत पे जो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेके जो आपत्तियां आई उन सभी आपत्तियों की भविष्यवाणी वीर सावरकर ने पहले से ही कर दी थी। ओके। हाँ, भारत का पार्टीशन 1937 के अंदर वीर सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने कर्णावती अहमदाबाद सेशन में। दिसंबर जो उनका स्पीच है जिसको काफी तोड़ा मरोड़ा जाता है ना, गलत तरीके से एकदम, बताने के लिए ही वॉज डिविजिव, समझे ना आप। ओके। उसके अंदर उन्होंने स्पष्ट संकेत दिया है कि कांग्रेस की ये जो नीति है हिंदू हकों का हनन करके
मुस्लिम तुष्टीकरण करने की नीति। ये क्या होता है ये? हिंदू हकों का हनन करके, हिंदू हकों का, हकों जो का उनके राइट्स हैं। हनन, हाँ, मुस्लिम तुष्टीकरण करना, गिविंग मुस्लिम स्पेशल राइट्स एट द कॉस्ट ऑफ हिंदू राइट्स। इंग्लिश में इसका मतलब ये होगा, जिसको मुस्लिम अपीसमेंट कहते हैं। अगर ये नीति चलती रही, उन्होंने कहा अपने दिसंबर 1937 के स्पीच में, तो पाकिस्तान बन सकता है। मतलब पाकिस्तान की भविष्यवाणी उन्होंने 10 साल पहले कर दी थी, जब पाकिस्तान बनने का कुछ था भी नहीं, नाम था पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान के बारे में भी थोड़ा हमें चर्चा करनी चाहिए। देखिए, सर मोहम्मद इकबाल, महान शायर और कवि, जिनकी नज़में हमारे जो कवि हैं आज भी कभी कभी गा लेते हैं, वो पाकिस्तान के मूल विजनरी है। उन्हें जब सारे जहाँ से हिंदुस्तान लिखा, उस टाइम पे वो देशभक्त थे, पर कुछ सालों के बाद में वो बन गए थे कट्टरवादी। तो 1930 का जो मुस्लिम लीग का सेशन हुआ प्रयागराज में, इलाहाबाद में, वहाँ उन्होंने कहा कि भविष्य में मैं मुसलमानों की एक अलग भूमि देख रहा हूँ भारत में से, और एरिया भी डिफाइन किया उन्होंने, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनवा, जिसको उस टाइम पे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहते थे, पेशावर, और बलूचिस्तान। ये फ्यूचर में ये एक अलग भूमि होगी, मुसलमानों की अलग देश होगा। करीब करीब वही पाकिस्तान आज है। अब हम हिंदू पंजाब को अलग कर दें, जो हमारा पंजाब है, तो इसी पूरी उन्होंने परिकल्पना की थी। उसके 2 साल के बाद में रहमत अली चौधरी नाम का एक गुज्जर मुसलमान पंजाब का, वो ऑक्सफोर्ड पढ़ने गया, और जो दूसरी गोल मेजी कॉन्फ्रेंस हुई, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसमें उसने जो मुसलमान वहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स थे, उनके अंदर उसने एक पेपर फ्लोट किया, नाउ और नेवर, और उसमें वर्ड यूज किया उसने पाकिस्तान, कि भारतीय मुसलमानों के लिए अलग भूमि मांगने का ये सब में सुनहरा मौका है, अगर चूक गए तो हमें कभी नहीं मिलेगा। और नाम उसने दिया पाकिस्तान। तो पाकिस्तान वर्ड आया, कॉइन हुआ 1932 में, उसको शेप दिया जिन्ना ने। और 1936 में जब सिंध जो आज का सिंध जो है, पाकिस्तान का जो सिंध स्टेट है, वो बॉम्बे स्टेट का भाग था। अच्छा, ओल्ड बॉम्बे स्टेट जो थी, उसका एक डिवीजन था। जब 1936 में ब्रिटिशरों ने सिंध को अलग किया बम्बई प्रोविंस से, उस टाइम पे सावरकर ने कहा कि पाकिस्तान की नींव डल चुकी है। समझे आप? एंड इट इज एन एंग्लो मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी। सिंध डिवीजन को अलग करना, इट इज ए एंग्लो मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी। उन्होंने संकेत दिया कि अब ये जो अलग देश की मांग कर रहे हैं मुसलमान, उसकी नींव डल चुकी है। तो ऐसा था तो कांग्रेस उनको टेररिस्ट क्यों कहती है? नहीं, कांग्रेस इसके लिए थी, कांग्रेस को मुस्लिम तुष्टीकरण करना है। भाई, मुस्लिम तुष्टीकरण के सब में बड़े विरोधी हैं वीर सावरकर। अच्छा, मुस्लिम तुष्टीकरण के विरोधी हैं, सब में बड़े विरोधी हैं। और सावरकर कोई हिंदुओं के लिए स्पेशल राइट्स नहीं मांग रहे थे, वो तो इक्वल ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे। भाई, वो बस ये कह रहे थे कि दो चीजें अगर हिंदू छोड़ रहा है तो 2 चीजें मुस्लिम को भी छोड़नी चाहिए, ऐसा। वो तो है ही, लेकिन सबको समान अधिकार हो। रियल सेक्युलरिज्म। भाई, सावरकर जब लाहौर गए 1938 में एज अध्यक्ष ऑफ हिंदू महासभा, तो उनको पत्रकारों ने पूछा कि आप और जिन्ना देश को धर्म के आधार पर तोड़ने पे क्यों तुले हुए हो? सावरकर ने क्या जवाब? सावरकर ने कहा कि आपका प्रश्न ही गलत है। मैं और जिन्ना एक ही पर वाले पक्षी नहीं है। जिन्ना हिंदू हकों का हनन करके ज्यादा से ज्यादा रिहाई चाहते हैं, जबकि मैं समान अधिकार की बात कर रहा हूँ। और उनका जो हिंदू मैनिफेस्टो बनाया था उन्होंने, आजाद भारत का हिंदू मैनिफेस्टो क्या होगा, उसमें सबको समान अधिकार दिए उन्होंने। मुसलमानों डिवीजन नाम का कुछ था ही नहीं, पर अलगाव नहीं करना है। देखो, वो थोड़े स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज करते थे, वो स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज जरूर करते थे, लेकिन यू शुड गो बाय हिज वर्ड्स और बाय व्हाट ही हैज रिटन। स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज जैसे कुछ, मतलब मुसलमानों को के अगेंस्ट कोई स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज करते थे। ओके। जैसे कि 1945 के बाद में जब राइट्स स्टार्ट हुए और हजारों हिंदू औरतों का डिसऑनर हुआ, इज्जत लूटी गई और मार दिया गया, यहाँ बंगाल में और वहाँ पे पंजाब के अंदर, तो उस टाइम पे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि भाई, छत्रपति शिवाजी ने जो एक मुस्लिम औरत को छोड़ दिया था, एक मुस्लिम औरत पकड़ी गई थी, बड़ी फेमस बात है ये। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसको अपने घर पहुंचा दिया था। ओके। और अपने सेनापति को कहा था कि ऐसा कभी ऐसी गलती कभी करना नहीं। ये क्या था, एक बार बताएंगे जरा? कल्याण नाम की जगह है बॉम्बे में, कल्याण, वहाँ का सूबेदार था
एक अरब था, अरब ओरिजिन का मुसलमान था, बीजापुर का सेनापति था, बीजापुर सल्तनत का। तो उसकी बहू पकड़ी गई जिंदा। सोनाजी पंत नाम का एक ब्राह्मण सेनापति था, कैप्टन था इनका, छत्रपति शिवाजी का। ठीक है। तो उसने पकड़ के उसने बोला कि मैं ये प्रेजेंट दूंगा अच्छा छत्रपति शिवाजी महाराज को। ले जाता है वो, यूं करता है, तो आती है उसके अंदर, उसको एक डोली में लाके एज अ प्रेजेंट। तो शिवाजी महाराज कहते हैं कि आप कितने सुंदर हो, अगर मेरी माँ इतनी सुंदर होती तो मैं भी इतना बहुत अच्छा दिखता। अच्छा, अपनी माँ से कंपेयर करके उन्होंने उसको उसका डर हटा दिया। ओके। और उसको कपड़े दिए अच्छे, वो दिए, और बीजापुर पहुंचाया उसको। ओके। तो शिवाजी ने ये कहा, जब बहुत हजारों हिंदुओं की जो इज्जत लूटी गई मुसलमान रायोटियर्स के द्वारा, सावरकर जी ने ये कहा कि वो शिवाजी की गलती थी। अच्छा, शिवाजी ने उस औरत को रख लिया था तो आज मुसलमानों की ये हिम्मत नहीं होती। वो आवेश में बोल गए थे, आवेश में बोल गए थे। मैं उनसे इस बात पे उनसे मैं सहमत नहीं हूँ। हाँ, ये सहमत होने लायक है भी नहीं। हमारे हिसाब से शिवाजी ने जो किया वही सही था, वही होना भी चाहिए था। इंसानियत। देखिए, मुसलमानों से लड़ते लड़ते हम हमारी संस्कृति नहीं छोड़ सकते। हाँ, ऐसा राइट। पर वो क्या परिस्थिति भी देखनी पड़ेगी आपको, वो बहुत बहुत खराब परिस्थिति थी। मैं सावरकर जी को भी की भी गलती हद से ज्यादा नहीं निकालता हूँ, क्योंकि वो आहत थे बेचारे। ओके। हजारों की संख्या में हुआ ये। 200 औरतों को बिना कपड़े परेड कराया गया शेखपुरा के अंदर। अच्छा, हिंदू और सिख औरतों को 200 दे आर परेड नेकेड ऑन द रोड। ये किसने कराया? मुस्लिम रायटर्स ने। अच्छा, पंजाब में। तो वही 40s के जो राइट्स है उसकी बात कर रहा हूँ। 47 के। हाँ, कुछ किस्से ऐसे भी जहाँ मुसलमानों ने बचाया। अच्छा, ऐसे भी है। बाद में हमने भी बदला लिया, सिखों ने बहुत बदला लिया पंजाब में। गोधरा के बारे में आपका एक वीडियो देखा था मैंने। जी, उसके बारे में क्या कहते हैं आप? क्या गोधरा कांड के बारे में? गोधरा कांड तो मुसलमानों ने शुरू किया था। मुसलमानों ने शुरू किया था, गाड़ी जला दी, उसमें सब मर गए। और क्यों शुरू हुआ था वो? उसके पीछे का कारण क्या था? नहीं, कारण ये था कि देखिए, कॉन्स्पिरेसी ऐसा दिखता है इसके अंदर, इतना सारा पेट्रोल इकट्ठा करना, एकदम बिल्कुल प्लान्ड वे में अटैक करना, ये पॉसिबल नहीं है। राम जन्मभूमि का मूवमेंट था, गाड़ी सब विश्व हिंदू परिषद के जो कार सेवक थे उनसे भरी हुई थी। तो कॉन्स्पिरेसी का चार्ज है वो सही लगता है। और बाद में रिएक्शन हुआ उनपे, और पूरा थोप दिया गया श्री नरेंद्र मोदी पे। उस समय बदमाशी इन्होंने ही की, मीडिया के एक सेक्शन ने, बड़े सेक्शन ने रादर, कि वो तो पूरा उन्होंने थोप दिया आरएसएस, बीजेपी और नरेंद्र मोदी के ऊपर। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि इन्होंने ये आग लगा दी है। ऐसा भी चला, मालूम है आपको? हाँ, ऐसा भी चला। तो एकदम गलत था ना वो। तो समझो आप, ये जो मुस्लिम नीतियां थी इनकी, और जो देवबंद चलाता है कांग्रेस को, उसका वो सब देवबंदी थे मारने वाले। गुजरात के जो मुसलमान हैं वो अधिकांश देवबंदी है। देवबंदी आपने किसको कहा? कट्टर वहाबी कट्टर वाले। हाँ, कट्टर वाले। तो ये मेरा जो चार्ज है बहुत पुराना, कि देवबंद वाले ही कांग्रेस को चलाते हैं अंदर से, खासकर मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम मुद्दों पे। तो ये तो बिल्कुल सही चार्ज है, बिल्कुल मेरा। हाँ, कई सालों से मेरा चार्ज है। नरेंद्र मोदी से एक इंटरव्यू में आपकी अदालत में पूछा गया था कि आप पर ये लगता है कि आपने वापस जो राइट्स हुए वो आपकी वजह से थे। तो नरेंद्र मोदी ने रिप्लाई में किया था कि जो भी हो, लेकिन उसके बाद कोई दंगा नहीं हुआ आज तक। तो आप क्या कहते हैं इस पे, कि सच में नरेंद्र मोदी या इनकी सरकार का रोल है कि उनके गवर्नेंस आने के बाद पूरे देश में ही कोई दंगा नहीं हुआ है? उसके पहले दंगों की लिस्ट बड़ी लंबी थी। बॉम्ब ब्लास्ट का देखो ना आप। अब कितने बॉम्ब ब्लास्ट होते थे कांग्रेस के जमाने में, क्यों बंद हो गए? बंद इसलिए हुए, उसके मेन उसके जो जवाबदारी व्यक्ति हैं, जो आपके बॉम्ब ब्लास्ट बंद हुए उसके मेन व्यक्ति हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह। मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मैं गुजरात में इंचार्ज था इंडिया टुडे का उस टाइम पे। गुजरात के बॉम्ब ब्लास्ट हुए, सीरियल ब्लास्ट। हाँ, है ना, मेरे ख्याल से 26 जुलाई 2008 को हुए। 22 ब्लास्ट हुए और करीबन 59 लोग मारे गए उसमें। एक ब्लास्ट तो बहुत खराब हुआ था, उसमें हुआ था हॉस्पिटल के अंदर। ओके, हॉस्पिटल के अंदर। और सारे सीरियल ब्लास्ट थे। तो इन्होंने इतना जबरदस्त काम किया दोनों ने मिलके। पहले तो अमित शाह, देखिए, इतने बॉम्ब ब्लास्ट चालू थे और वो टीवी पे आ गए
उन्होंने इंटरव्यू देना चालू कर दिया। ओके। कोई नहीं करता ऐसा। आप समझ रहे इस बात को? क्या डिफरेंस है इनमें और दूसरों में? वो मतलब यहाँ ब्लास्ट चल रहे हैं और यहाँ अमित शाह इंटरव्यू दे रहे हैं। जो भी परिस्थिति बता रहे थे कि भाई ऐसा है, अभी यहाँ ब्लास्ट हुआ, यहाँ हुआ है, पुलिस इसमें ये कर रही है, वो कर रही है। इतना मानसिक संतुलन रखना मामूली बात नहीं है। हाँ। आप समझे? और मुझे याद है कि रोज सुबह वो मीटिंग बुलाते थे सर्किट हाउस में, और मैं उनको रोज सुबह मिलने जाता था करीबन 8:30 बजे। ओके। मेरा भी विषय था ये, एज ए पत्रकार, और वैसे भी मैं तो स्टडी करता ही हूँ इसको। और आप इंडिया टुडे के संपादक थे उस टाइम? कट्टर विरोध इस्लाम की स्टडी भी करता हूँ मैं, और इंडिया टुडे में था मैं, तो मैं सुबह पहुंच जाता था, एक 15-20 मिनट बात करते थे क्या हुआ इन्वेस्टिगेशन, और बाद में वो मीटिंग में चले जाते थे। तो ऐसे 10 एक दिन मीटिंग हुई। उसके बाद में एक अफसर मुझे मिले, उन्होंने कहा क्या यार होम मिनिस्टर रोज मीटिंग बुलाते हैं, मीटिंग में से तो कोई कुछ मिलता होगा यार। क्या यार? और साहब मानोगे नहीं आप, 21वें दिन क्लू मिल गया, जस्ट बिकॉज ऑफ द मीटिंग्स। जो उनका रोज जो ब्यौरा लेते थे उसमें से अपना अंदाज निकालते थे कौन हो सकता है, और 21वें दिन उनको मिल गया, क्लू मिल गया उनको। और फिर मौलवी को पकड़ा उन्होंने आजमगढ़ के अंदर। उसमें भी आप देखो कैसा किया उन्होंने, मौलवी को आजमगढ़ में पकड़ा, तो उसको लखनऊ से लाना था उस मौलवी को, ठीक है ना। वहाँ पे पुलिस आनाकानी कर रही थी, मेरे ख्याल से उस टाइम पे मायावती की सरकार होगी, पुलिस आनाकानी कर रही थी। तो ये उठा के लिया है उसको, यहाँ से नरेंद्र मोदी ने अपना खुद का ऑफिशियल प्लेन भेज दिया मौलवी को लाने के लिए। हाँ। तो लखनऊ से उस मौलवी को लेके आए। वो इंडोक्ट्रिनेट करता था बच्चों को, जिन्होंने ब्लास्ट की उनको इंडोक्ट्रिनेट उसने भी किया था, मतलब ट्रेन करता था। हाँ। तो क्या यही ऐसे एक्टिविटी? हाँ, तो ये नहीं, आप सुनो, आप कैसे बंद हुआ ब्लास्ट, कैसे बंद हुए देश के अंदर, इसमें इनका क्या रोल है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो ऐसा करते करते इनके पास में देखिए वहाँ पे एक वंजारा नाम का एक ऑफिसर था, है ना, वंजारा नाम का एक ऑफिसर था, दूसरे 1-2 ऑफिसर थे, वो काफ़ी कमिटेड थे इस मुद्दों को लेके। तो इनके हाथ में ये जो नेटवर्क है पूरा कट्टरवादियों का, इसकी पूरी लिंक्स पूरी इंडिया के आगे इनके हाथ में। और ये लिंक्स पे ये जो अपने MS शर्मा जो मर गया था, वही 2008 का इनकाउंटर दिल्ली वाला। ओके। मालूम है एक शर्मा करके एक ऑफिसर उसमें शहीद हो गया था अपना? नहीं, मुझे नहीं पता भाई। यहाँ पे एक एनकाउंटर हुआ था, नहीं एनकाउंटर क्या, हाँ एनकाउंटर, बहुत गन बैटल टाइप की हुई थी पुलिस और इनके बीच में, कट्टरवादियों के बीच में। वो क्लू गुजरात पुलिस ने दिया था। इसका मतलब कि कांग्रेस जब सरकारें थी उस टाइम पे ये कट्टरवादी मौलवियों को एक तरीके से शय थी। शय मतलब दे कुड गेट अवे विद एनीथिंग, समझे ना आप? मैं नहीं कहता हूँ कि कांग्रेस के नेता इसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन उनकी ऐसी शय थी कि दे कुड गेट अवे विद एनीथिंग। क्या क्यों बॉम्ब ब्लास्ट अब क्यों बंद हो गए? और वो 2008 का जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ अपने दिल्ली वाला, वो जो एनकाउंटर हुआ बाद में, है ना, और बाद में जो एक तो खैर पाकिस्तान ने डायरेक्ट करवाया था अपने बम्बई वाला, उसके बाद में बॉम्ब ब्लास्ट हो ही नहीं है देश के अंदर, क्योंकि गुजरात पुलिस की कामगिरी ऐसी थी कि पूरा इनका नेटवर्क टूट गया फिर। और ये बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला वर्ग बड़ा छोटा होता है, बड़ा नहीं होता। कट्टरवाद के अंदर भी ज्यादातर मुसलमान वो है जो ये चाहते हैं कि भारत इस्लामिक देश बने, लेकिन पीसफुल मीन्स से, प्रचार से बने, आबादी से बने, आबादी बढ़ा के, समझे ना आप। लेकिन इच्छा होती है नहीं, कोई एक वर्ग तो है ही, वो तो सीधी बात है ना। लेकिन एक एक्सपोनेंशियल वर्ग भी है। मैं अभी एक दोस्त थे, ये बात को अब 2 साल हो गए, वो देवबंदी परिवार से हैं, लेकिन घर में उनको देवबंद का प्रभाव कम है, थोड़े रिफॉर्म हो चुके हैं वो। तो उनकी बेटी फोटोग्राफर है, तो बेटी का लड़के का बच्चे का बर्थडे पार्टी था, ये एसेक्स करके जगह है यहाँ पे, वहाँ पे दिल्ली में, वहाँ पे गया। वहाँ पे जो लेडीज थी सब मॉडर्न कपड़े में थी, जीन्स भी पहना था, ऊपर अच्छे डिग्निफाइड थी, लेकिन मॉडर्न कपड़े में थी। अब मैं मुसलमान कम्युनिटी की स्टडी करता रहता हूँ हमेशा। ओके। मेरा ये पूरा एक वो है, मेरी एक जीवन का एक वो है कि, और उसमें मुझे कुछ ठीक मिलता है तो मैं सुधार भी लेता हूँ अपने आप को। कुछ एविडेंस मिलता है, उस हिसाब से अपना जो व्यू चेंज भी कर सकता हूँ मैं। ओके। तो वहाँ गया मैं, तो जो सब में मॉडर्न लड़की लग रही थी, मैंने पूछा उसको कि भाई ये कौन है। मैं अपने को रोक नहीं पाया, मुझे जानना था कि ये मॉडर्न लड़कियां हैं कौन। तो बोले ये तो मेरे भाई की साली है।
तो एस्पिरेशनल क्लास मुसलमान में भी है। हम्म, तो कांग्रेस ने जो क्या किया कि मदरसा कल्चर को बढ़ावा दिया। हम्म, जो अबुल कलाम आजाद बने हम्म, भारत के पहले शिक्षा मंत्री, उसके बाद में जो कल्चर बढ़ा वो पूरा मदरसा कल्चर ज्यादा बढ़ा, समझो आप। हम्म, भाई देवबंदी है ना मेन तो, हम्म, तालिबान भी देवबंद को ही फॉलो करता है। ये आपकी रोहिंग्या जो आते हैं, हम्म, इस टाइप के जो लोग आते हैं यहाँ पे बस जाते हैं भारत के अंदर, है ना, बांग्लादेशिया के बस जाते हैं, इसके अंदर भी इन लोगों का, इनके मौलवियों का रोल होता है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है। हाँ जी। आज हम बहुत, सबसे मुझे लगता है सबसे लंबा पॉडकास्ट आज हमने करा है, और मुझे इतना सच में इंटरेस्ट आ रहा है कि हम अभी 2-3 घंटे मुझे लगता है और कर सकते हैं, बट हमें विराम देना पड़ेगा इसको। सो बहुत अच्छा लगा आपसे डिस्कशन करके, बहुत सारी नमस्कार। चीज़ें मुझे सीखने को मिली, और आई होप आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप अगर चाहते हैं कि उदय सर को हम दोबारा इनवाइट करें तो अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। उदय सर को, इनका क्योंकि वर्क प्रोफाइल बहुत बड़ा है, अलग अलग चीज़ों पे इनके बहुत अच्छे विचार हैं, तो इनके विचार हम दोबारा सुनने की कोशिश करेंगे। अगर आपके कमेंट आते हैं तो हम दोबारा इनवाइट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद उदय सर, आप आए, आपने इतना नमस्कार। समय दिया, इतना कुछ बताया हमें। नमस्कार।